हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु में स्वागत है। कॉमर्स निःशुल्क पढ़ने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम लोग डिप्रिसिएशन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि क्लास 11 का सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम 16 जून से जो है कि 30 जून तक होने वाला ये जैक बोर्ड द्वारा प्रस्तावित कर दिया गया है। तो आप अब तैयारी में लग जाएं, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाना प्रारंभ कर दिया है। तो आप क्रमशः मेरे वीडियो को देखते जाइए और आप आसानी से तैयारी करते जाइए। तो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर के आया हूँ, जैसा कि मैंने कल आपको दिखाया था कि सेकेंड टर्म में आपको ह्रास से भी प्रश्न आने वाले हैं, ह्रास चैप्टर से। तो डिप्रिसिएशन आज मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ और इसी विषय पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं डिप्रिसिएशन की ओर। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ह्रास कहते किसे हैं, यानी ह्रास का अर्थ, मीनिंग ऑफ डिप्रिसिएशन। किसी स्थायी संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से होने वाली स्नेह स्थायी कमी को ह्रास या मूल्यापकर्ष कहते हैं। ठीक है, इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ह्रास का आशय संपत्ति की गुणवत्ता, किस्म या मूल्य में उस स्थायी व जारी हानि या कमी से है जो घिसावट, समय के व्यतीत होने, अप्रचलन, नष्ट होने अथवा दुर्घटना के कारण होता है। देखिए, सामान्य बोलचाल की भाषा में मूल्यह्रास का अभिप्राय मूल्य में कमी से लगाया जाता है, परंतु इसे लेखांकन की दृष्टि से देखा जाए तो इसका अर्थ किसी स्थायी संपत्ति के पुस्तकीय मूल्य में कमी से है। ठीक है, स्थायी संपत्ति का निरंतर प्रयोग करने से समय बीत जाने अथवा अन्य किसी कारण से उसके मूल्य व कार्यक्षमता में जो कमी होती है उसी को हम मूल्यह्रास कहते हैं। तो मूल्यह्रास आपको समझ में आ गया होगा। ह्रास जो है किसी संपत्ति के पुस्तक मूल्य को घटा देती है। ठीक है, पुस्तक मूल्य को। यह एक व्यय है जिसे लाभ हानि खाता या लाभ हानि विवरण खाता में प्रभारित किया जाता है। तो आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो ह्रास जो है मूर्त स्थायी संपत्तियों पर लगाया जाता है। डिप्रिसिएशन को समझने के लिए मैं आपको एक आसान सा उदाहरण दे रहा हूँ जो आपके व्यक्तिगत जीवन से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए आपके घर में एक बाइक आती है, वो नई बाइक खरीदी जाती है 70,000 रुपये की, और फिर उस बाइक को हम 2 साल बाद जब बेचना चाहते हैं तो उसकी मार्केट प्राइस कितनी हो जाती है, घट कर के 40 या 45,000 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो ये जो 25,000 रुपये मूल्य में कमी आ गई, ये जो 25,000 मूल्य की कमी है, मूल्य की गिरावट है, इसी को हम लोग ह्रास कहते हैं। अब ये मूल्य की कमी जो है कई कारणों से हो सकती है। या तो वो मशीन यानी बाइक में घिसावट हो सकती है, या उसके प्रयोग के कारण, या समय के व्यतीत होने के कारण, या बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो किसी भी स्थायी संपत्ति के मूल्य में जो क्रमिक और स्थायी कमी होती है उसी को हम लोग ह्रास कहते हैं। ठीक है, ये तो हमने बाइक का उदाहरण दिया आपको आसानी से समझने के लिए। ठीक ऐसे ही व्यवसाय में भी होते हैं, फर्नीचर होते हैं, मशीन होते हैं। तो ये जो होते हैं इन पर ह्रास लगाया जाता है क्योंकि इनके मूल्य में कमी आती जाती है। अब हम लोग देख लेते हैं ह्रास की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ डिप्रिसिएशन। तो यहाँ देखिए बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने, प्रबंध शास्त्रियों ने ह्रास की परिभाषा दी हुई है। यहाँ मैं कुछ मुख्य परिभाषाओं को लेकर के आपके समक्ष लाए हैं। तो पहला है कार्टर के अनुसार किसी संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से होने वाली क्रमिक एवं स्थायी कमी को मूल्यह्रास कहते हैं। यहाँ देखिए इनकी परिभाषा में 2 चीज़ दिया हुआ है कि किसी संपत्ति के मूल्य में होने वाली क्रमिक यानी निरंतर। ठीक है, एक वर्ष में इतनी तो अगले वर्ष में इतनी, यानी हर साल ये कमी आती जाएगी और ये कमी जो होगी स्थायी होगी। ऐसा नहीं कि आज जो है रेट गिर गया और कल रेट बढ़ गया, तो वो ह्रास के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, तो ह्रास में जो कमी आएगी वो क्रमिक और स्थायी होगी। फिर दूसरा परिभाषा है विलियम पिकिल्स के अनुसार मूल्यह्रास संपत्ति के गुण, मात्रा अथवा मूल्य में स्थायी तथा निरंतर होने वाली कमी है। इनकी भी परिभाषा क्या कह रही है कि गुण, संपत्ति के गुण, मात्रा अथवा मूल्य में स्थायी तथा निरंतर होने वाली कमी। यानी पहली परिभाषा से भी रिलेटेड कुछ मिलती जुलती परिभाषा इनकी भी है। अगली परिभाषा हम लोग देखते हैं भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी भारतीय लेखा मानक 10 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अनुसार मूल्यह्रास एक ह्रास योग्य संपत्ति के उपयोग, समय व्यतिक्रम अथवा प्रौद्योगिकी तथा बाजार परिवर्तनों के कारण
अप्रचलन द्वारा जनित घिसावट उपभोग अथवा मूल्य में अन्य कमी का माप है। मूल्यह्रास संपत्ति के अपेक्षित उपयोगी जीवन में प्रत्येक लेखा अवधि में ह्रास योग्य राशि का एक उचित हिस्सा चार्ज करने के लिए बंटित किया जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने ह्रास की कुल 3 परिभाषाओं को देखा, समझा और जाना। यहाँ पर देखिए, आपको एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भूमि को छोड़कर अन्य सभी मूर्त स्थायी संपत्तियों पर ह्रास काटा जाता है। तो एक भूमि ही यानी लैंड ही एक ऐसी स्थायी संपत्ति है जिस पर ह्रास नहीं लगाया जाता। अब प्रश्न यह उठता है कि भूमि पर ह्रास क्यों नहीं लगाया जाता है। इसको भी हम लोग आगे देखेंगे कि भूमि पर ह्रास क्यों नहीं लगाया जाता है, क्योंकि इसके बाद हमारा जो टॉपिक है भारतीय लेखा मानक 10 यानी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है के अनुसार ह्रास के निम्न तथ्यों की जानकारी आवश्यक है। अब आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अनुसार किस पर ह्रास लगाया जाता है, उसमें क्या क्या जानकारियाँ होती हैं, इसको भी मैं आपको बता दूं। देखिए, यहाँ दिया हुआ 3 पॉइंट, ह्रास योग्य संपत्तियाँ हैं, दूसरा उपयोगी जीवन है और तीसरा ह्रास योग्य राशि, और चौथा है ह्रास की पद्धति में स्थिरता। ठीक है, तो इन चारों पॉइंट को पढ़ने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि भूमि पर ह्रास क्यों नहीं लगाया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है ह्रास योग्य संपत्तियाँ यानी डिप्रिसिएबल असेट्स। पहला पॉइंट है जिन्हें हम एक से अधिक लेखा अवधियों में उपयोग किए जाने की संभावना है, यानी ऐसी कोई संपत्ति हो जिसको एक से अधिक लेखा अवधियों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी उसको हम इस साल भी प्रयोग किए, फिर अगले साल भी करेंगे, अगले साल, यानी इसको हम निरंतर कई साल प्रयोग करते रहेंगे। फिर दूसरा है जिसका सीमित उपयोगी जीवन है। तो यहाँ पे देखिए, जिसका सीमित उपयोगी जीवन, जितनी भी स्थायी संपत्तियाँ होती हैं उनका जीवन जो होता है सीमित ही होता है। एक निश्चित अवधि के बाद वे स्थायी संपत्ति निष्क्रिय हो जाती है या उसके मूल्य में उसका मूल्य नगण्य के बराबर हो जाता है। तो अभी जो हम बात कर रहे थे कि भूमि पर जो है कि ह्रास क्यों नहीं लगाया जाता, तो उस प्रश्न का उत्तर देखिए यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा। क्यों नहीं लगाया जाता, देखिए, जिसका सीमित उपयोगी जीवन है। तो भूमि का जो जीवन है वो असीमित है। ठीक है, क्या है, असीमित है। इसको आप किसी भी सीमा के द्वारा गणना नहीं कर सकते। तो भूमि एक ऐसी संपत्ति है, स्थायी संपत्ति, जिसका मूल्य घटता नहीं बल्कि दिन पर दिन बढ़ता है। तो भूमि पर ह्रास हम क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसका उपयोगी जो जीवन है वो असीमित है, सीमित नहीं है। सी वाला ऑप्शन है जिन्हें उपक्रम द्वारा उत्पादन के लिए अथवा माल तथा सेवाओं की आपूर्ति के लिए दूसरों को किराए पर देने के लिए अथवा प्रशासनिक कार्यों के लिए रखा जाता है तथा व्यवसाय की सामान्य गतिविधियों में विक्रय के लिए नहीं रखा जाता। यानी हम ह्रास उस संपत्ति पर लगाएंगे जो सामान्य विक्रय के लिए नहीं है। किसके लिए है, सामान्य विक्रय के लिए नहीं है, किसके लिए है, वे स्थायी प्रयोग के लिए है, और वो या तो वो हम दूसरे को किराए पर दिए हों या प्रशासनिक कार्यों में हम उसको लगाए हों, यूज कर रहे हैं, उसी पर हम ह्रास चार्ज करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए हमारा ये जो पॉइंट है क्या है, भारतीय लेखा मानक 10 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो ह्रास से संबंधित जानकारी देता है, उसमें हम बात कर रहे हैं ह्रास योग्य संपत्ति हो गई। अब उपयोगी जीवन क्या होता है। उपयोगी जीवन या तो वह अवधि होती है जिसमें ह्रास योग्य संपत्ति को उपक्रम द्वारा उपयोग किए जाने की संभावना है, या उपक्रम द्वारा उस संपत्ति के उपयोग से उत्पादन या एक सी इकाइयों की जो संख्या प्राप्त होने की संभावना है वह है। यानी कोई भी वस्तु जिसको आप मान लीजिए खरीदते हैं, आपने एक फर्नीचर खरीदा, उसका उपयोगी जीवन मान लीजिए 10 साल आप उसको यूज़ करते हैं, उसके बाद उसका प्रयोग निष्क्रिय हो जाता है। ये एक अनुमानित होती है, ये एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन अनुमान लगा लिया जाता है कि ये लगभग 10 साल चलेगी। ठीक है, 10 साल इसका अनुमानित जीवन मान लिया जाता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो जो उनका उपयोगी जीवन होता है उसी के आधार पर हम डिप्रिसिएट चार्ज करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है ह्रास योग्य राशि, डिप्रिसिएबल अमाउंट। अब हम कितनी राशि पर ह्रास करें, इस पॉइंट को देखते हैं। ह्रास योग्य राशि ह्रास योग्य संपत्ति की ऐतिहासिक लागत है अथवा वित्तीय विवरण पत्रों में ऐतिहासिक लागत में से अनुमानित अवशिष्ट मूल्य घटाकर दिखाई गई अन्य राशि होती है। ऐतिहासिक लागत संपत्ति की मौद्रिक लागत होती है अथवा इसकी स्थापना तथा इसे चालू करने व इसमें वृद्धि तथा सुधार करने में हुई समकक्ष राशि होती है। उदाहरण के लिए
छवि लिमिटेड एक पुरानी मशीन का क्रय करती है और उसकी मरम्मत तथा लगाने आदि पर व्यय करती है तो संपत्ति की लागत निम्नलिखित होगी। यानी हम यहाँ बात कर रहे हैं ऐतिहासिक लागत की। ऐतिहासिक लागत यानी हमने उस संपत्ति को कितने में क्रय किया, ठीक है। सबसे पहले हम उसकी क्या निकालेंगे, संपत्ति की अगर हमको ऐतिहासिक लागत निकालनी है तो हम क्या करेंगे, पहले हमने संपत्ति कितने में क्रय की उसको देख लेंगे, फिर संपत्ति को वहाँ से अपने व्यवसाय या उद्योग तक लाने में हमने जो ढुलाई व्यय खर्च किए उसको जोड़ेंगे, फिर संपत्ति की अगर पुरानी संपत्ति खरीदे हैं तो उसमें कुछ मरम्मत कराए हैं तो उसको चार्ज को जोड़ लेंगे, फिर संपत्ति की स्थापना कब है यानी उस मशीन को इंडस्ट्री में लगाने में उसको चालू करने में जो हमारा खर्च हो गया जो व्यय है उसको देख करके जोड़ करके तो इन चारों का जो टोटल आएगा वो हो जाएगा हमारा ऐतिहासिक लागत हो जाएगा, ठीक है। वो हमारा ऐतिहासिक लागत हो जाएगा और हम ऐतिहासिक लागत पर ही डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। फिर अगला पॉइंट है ह्रास की पद्धति में स्थिरता, ठीक है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ह्रास की पद्धति में स्थिरता, स्टेबिलिटी इन सिस्टम ऑफ डिप्रिसिएशन। ह्रास की स्थायी किस्त प्रणाली या क्रमागत ह्रास पद्धति जो भी अपनाई जाए इसमें स्थिरता होनी चाहिए। ह्रास की दर एवं ह्रास की नीति में बार बार परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है। आप अगर कोई भी ह्रास की पद्धति एक बार अपना लिए हैं तो आप उसको निरंतर यानी आप मान लीजिए अगर 2021 में आप या 2000 मान लीजिए 19 में, ठीक है, आपने स्थायी प्रभार पद्धति अपनाया हुआ है स्थायी किस्त प्रणाली को, तो आप 2020 में और 2021 यानी 2022 सब में आप स्थायी किस्त प्रणाली को ही अपनाएंगे। ऐसा नहीं कि 2021 में हम क्रमागत ह्रास पद्धति अपना लें, फिर 22 में हम फिर किस्त भुगतान पर आ जाएं, फिर 23 में हम फिर क्रमागत ह्रास पे चले जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। अगर यदि किसी कारणवश परिवर्तन किया जाता है तो हमको क्या करना होगा, यदि किसी कारणवश ह्रास की दर या नीति में परिवर्तन किया गया हो तो इसका उल्लेख वित्तीय विवरण में कर देना चाहिए। हमको इसको वित्तीय विवरण में दर्शाना होगा कि हमने ये परिवर्तन किया है और ये किस कारण से किया गया है, ठीक है। उसके रीज़न को हमको शो करना होगा वहाँ पर स्थिति विवरण में या वित्तीय विवरण में। फिर अगला पॉइंट है ह्रास की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिप्रिसिएशन। तो ह्रास की बहुत सारी विशेषताएं हैं, यहाँ पे मैंने कुछ विशेषताओं को लाया हुआ है जिसको पढ़ते हैं और बारी बारी से समझते हैं। तो पहला पॉइंट है, देखिए, ह्रास की व्यवस्था स्थायी संपत्तियों के लिए ही की जाती है, ठीक है। ह्रास किस पे लगाया जाता है, केवल फिक्स एसेट्स पे, करंट एसेट्स पे ह्रास नहीं लगाया जाता। तो इससे भी प्रश्न आ सकते हैं कि ह्रास किस प्रकार की संपत्तियों पर लगाया जाता है, तो आप जानते हैं ये फिक्स एसेट पे लगेगा। फिर दूसरा पॉइंट है ह्रास का आशय, सेकंड ऑप्शन क्या है, ह्रास का आशय किसी स्थायी संपत्ति के पुस्तकीय मूल्य में कमी से, ठीक है। ह्रास का जो आशय है किसी स्थायी संपत्ति के पुस्तकीय मूल्य में कमी से है। पुस्तकीय मूल्य आप समझ रहे होंगे, पुस्तकीय मूल्य किसे कहते हैं, जो उसका ऐतिहासिक लागत होता है, उस लागत को हम लोग आर्थिक चिट्ठे में दर्शाते हैं या प्रलेखों में दर्शाते हैं, तो उसमें जो उसका मूल्य होता है उसे पुस्तकीय मूल्य कहते हैं, ठीक है। तो ह्रास का आशय किसी स्थायी संपत्ति के पुस्तकीय मूल्य में कमी से है। जब ह्रास चार्ज किया जाता है तो जो पुस्तकीय मूल्य होता है उसमें प्रतिवर्ष कमी आती रहती है। थर्ड वाला है किसी संपत्ति के मूल्य में कमी धीरे धीरे नियमित व स्थायी रूप से होती है। अभी इसके अर्थ और परिभाषा में हम लोगों ने जाना कि जो तीसरा पॉइंट है, जो मूल्य में कमी होगी वो धीरे धीरे नियमित व स्थायी होगी, एकाएक कमी नहीं आ जाएगी, ठीक है। ये नियमित होगी, क्रमशः होगी और स्थायी होगी। अभी हम पहले भी बताए थे कि रेट घट रहा है तो ये नियमित रूप से घटते जाएगा, ऐसा नहीं कि आज घटा तो कल बढ़ा फिर परसों घटा, ऐसा नहीं होगा। चौथा वाला पॉइंट है ह्रास अनेक कारणों से हो सकता है, जैसे घिसावट, क्षय, समय का व्यतीत होना, संपत्ति अप्रचलन, दुर्घटना आदि। तो ह्रास होने के कई कारण हो सकते हैं, इसमें हम लोग कारणों पर चर्चा कर लेते हैं। पहला है घिसावट। यदि आप कोई भी संपत्ति का प्रयोग करते हैं तो अभी हमने जैसा कि आपको उदाहरण में आपके लिए समझाया था कि आपने बाइक 70 में खरीदी और 45 में 2 साल बाद बेच दिया, तो वो जो 25,000 रुपये कम हुए वो आपने जो बाइक चलाई थी उसके इंजन में और उसके टायर में हो सकता है कुछ खिसावट आ गई, उसके वजह से
उसके मूल्य में कमी हो गई है घिसावट या क्षय के कारण, ठीक है। दूसरा क्या है, समय क्या व्यतीत होना, ये जो पॉइंट है समय का व्यतीत होना। यदि आप कोई नई बाइक भी खरीद लेते हैं, मान लीजिए आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ बाइक के उदाहरण, आप कोई नई बाइक खरीदते हैं 70,000 की और आप 2 साल उसको यूज़ नहीं करते हैं, बहुत नाम मात्र का या नहीं करते हैं, और आप उसको 2 साल बाद भी बेचेंगे तो आप 70,000 का खरीदे थे और उसको जब बेचेंगे तो 70,000 नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ उसके मूल्य में कमी ज़रूर हो जाएगी। तो ये जो कमी होगा ये समय के व्यतीत होने के कारण होगा, ठीक है। फिर संपत्ति का अप्रचलन। अब अप्रचलन क्या होता है, ये आप जानते हैं कि किसी भी नवीन टेक्नोलॉजी के आ जाने से, जब कोई नवीन टेक्नोलॉजी आ जाती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी को लोग खरीदना बंद कर देते हैं, जिसे हम अप्रचलन कहते हैं। अगर इसको हम आसान भाषा में समझें तो जैसे आप लोग देखते होंगे कि पहले जो होता था टेलीविज़न वो ब्लैक एंड वाइट होता था, लेकिन जैसे ही कलर टेलीविज़न आया तो ब्लैक एंड वाइट का डिमांड मार्केट से ख़त्म हो गया, वे अप्रचलन के कारण उसके मूल्य में कमी आ गई। फिर क्या हुआ, कलर टीवी के बाद तो वो जो कलर टीवी थी वो ट्यूब टीवी हुआ करती थी, अब जो है एलसीडी टाइप के टीवी आने शुरू हो गए हैं। तो अब ट्यूब वाले टीवी का भी अप्रचलन हो गया है, धीरे धीरे वो समाप्ति पर है और उसके मूल्यों में कमी आ गई है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं अप्रचलन। और है एक दुर्घटना, दुर्घटना के कारण भी मूल्यों में कमी होती है। तो दुर्घटना जैसे आपके पास संपत्ति है, ट्रक है और भी भारवाहक वाहने हैं, तो वे रोड पर चलते हैं, मान लीजिए उनके एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गया, तो उनके मूल्य में कमी आना स्वाभाविक है। तो इस प्रकार ह्रास के अनेक कारण हैं, इसको हम लोगों ने बारीकी से समझा और जाना। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, 5वां पॉइंट है, ह्रास एक आगम हानि है जिसे लाभ हानि खाते में प्रभावित किया जाता है। यह क्या है, एक आगम हानि है जिसको हम लोग लाभ हानि खाते में चार्ज करते हैं, इसको लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 6ठा वाला, ह्रास संपत्तियों की लागत के वितरण की एक प्रक्रिया है, मूल्यांकन की नहीं, ठीक है। ह्रास क्या है, संपत्तियों के लागत के वितरण की प्रक्रिया है, मूल्यांकन की नहीं। और 7वां कह रहा है कि ह्रास वस्तुगत तथा क्रियागत हो सकता है, ह्रास दोनों हो सकता है, ठीक है, वस्तुगत यानी फिजिकल और क्रियागत। अगला देखते हैं हम लोग। फिर 8वां है, ह्रास की गणना क्रमबद्ध एवं विवेकपूर्ण रीति से की जाती है। ह्रास की जो हम गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, उसको हम लोग क्रमबद्ध एवं विवेकपूर्ण रीति से करते हैं, ठीक है। फिर 9वां पॉइंट है, ह्रास अपरिहार्य है। ह्रास क्या है, अपरिहार्य। अपरिहार्य समझते हैं आप लोग, इसको टाला न जा सके, ये होना ही है, इसको होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ह्रास क्या है, अपरिहार्य। आप कोई भी संपत्ति खरीदते हैं, आप उसका यूज करिए न करिए, कितना भी संभाल कर रखिए, उस पर ह्रास लगेगा ही लगेगा। तो इसको पढ़ते हैं, ह्रास अपरिहार्य है, तो संपत्ति का उपयोग सावधानीपूर्वक किया जाए या असावधानीपूर्वक ह्रास होना ही है, ठीक है। तो यदि कोई संपत्ति आप उसको सावधानीपूर्वक यूज़ करें चाहे असावधानीपूर्वक, संपत्ति पर ह्रास चार्ज होगा ही होगा, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं हम लोग, 10वां पॉइंट है, ह्रास गैर नकद संचालन व्यय है। तो ह्रास क्या है, गैर नकद संचालन व्यय, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुविकल्पी वाले प्रश्नों में या 1 नंबर वाले अतुलग्योत्री प्रश्नों में पूछ देता है कि ह्रास नकद गैर नकद संचालन व्यय है या ह्रास नकद संचालन व्यय है। तो चूँकि देखिए ह्रास वैसे तो ह्रास एक आयोजन है, लेकिन यहाँ पर जो व्यय है इसको हम लोग गैर नकद संचालन व्यय कहते हैं, यानी इसका जो व्यय होता है हम इसको नकदी में नहीं वहन करते हैं, लेकिन ये संपत्तियों के मूल्य में कमी आ जाने से हो जाती है, ठीक है। तो जाकर के इस प्रकार आज के इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोग इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आसानी के दे सकते हैं। आप देखिए इसमें प्रश्न क्या क्या बन सकता है जो हम लोगों ने आज पढ़ा उस टॉपिक के आधार पर। तो पहला टॉपिक देखिए क्या है, पहला प्रश्न, ह्रास से आप क्या समझते हैं या ह्रास का क्या अर्थ है, यानी इसमें अर्थ बताना है। तो इसको हमने वीडियो में बता दिया, आप अगर समझ लेते होंगे तो इस प्रश्न को आसानी से आप लिख सकते हैं। सेकंड प्रश्न है, ह्रास को परिभाषित कीजिए या ह्रास की परिभाषा दीजिए। इस टाइप के अगर प्रश्न आ जाते हैं तो इस प्रश्नों को भी आप आसानी से लिख सकते हैं। थर्ड जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यह कह रहा है कि भारतीय लेखा मानक 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अनुसार ह्रास हेतु किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो मैंने अभी
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के बारे में भी इस वीडियो में बताया, तो उसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप इस प्रश्न के उत्तर को आसानी से लिख सकेंगे। चौथा प्रश्न बन सकता है कि ह्रास की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को लिखना है। तो मैंने अभी आज के इस वीडियो में कुल 10 लगभग विशेषताओं का वर्णन किया है। आप उन विशेषताओं को याद रखेंगे तो इस प्रश्न को भी आसानी से लिख सकते हैं। और लास्ट वाला पॉइंट है, भूमि पर ह्रास क्यों नहीं लगाया जाता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप जानते ही हैं, इस वीडियो में मैंने बताया कि भूमि का जो उपयोगी जीवन है वो एक असीमित है, यानी वो ये निरंतर प्रयोग में लाई जाती है। तो हम स्थायी संपत्तियों पर उसी प्रकार की संपत्ति पर ह्रास लगाते हैं जिसका उपयोगी जीवन एक निश्चित होता है। तो भूमि अनिश्चित काल के लिए होती है, इसमें उस पर ह्रास नहीं लगाया जाता है। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप इन सारे प्रश्नों के उत्तर को आसानी से ले सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं ह्रास की आवश्यकता, एक नेक्स्ट टॉपिक। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ह्रास लगाने के उद्देश्य या ह्रास की आवश्यकता। हमको ह्रास की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो कुल 6 पॉइंट हमने लिख रखे हैं, इसको हम लोग बारी बारी से देख लेंगे। देखिए, पहला है सही उत्पादन लागत ज्ञात करना। यदि हम संपत्तियों पर ह्रास नहीं लगाते हैं तो हमारा सही उत्पादन लागत ज्ञात नहीं हो पाएगा। हमको सही उत्पादन लागत ज्ञात करने के लिए स्थायी संपत्तियों पर ह्रास चार्ज करना आवश्यक है। ठीक है, यदि हम ह्रास जो है संपत्तियों पर नहीं लगाते हैं तो हमारी उत्पादन लागत कम दिखेगी और हमारी जो एक्चुअल लागत होगी वो अधिक होगी। तो हमको अगर सही से उत्पादन लागत निकालना है तो हमको संपत्तियों पर ह्रास लगाना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन है सही आय का निर्धारण। यदि हम संपत्तियों पर ह्रास की व्यवस्था नहीं करते हैं तो जो हमारी आय होगी, यानी हमारा जो सकल लाभ या शुद्ध लाभ जो होगा वो अधिक दिखेगा। लेकिन यदि हम संपत्तियों पर ह्रास लगाते हैं तो हमारा सकल लाभ थोड़ा, शुद्ध लाभ थोड़ा सा कम होगा, लेकिन वो एक्चुअल और वास्तविक होगा। तो सही आय का निर्धारण करने के लिए भी हमको ह्रास की आवश्यकता पड़ेगी, डिप्रिसिएशन की आवश्यकता पड़ेगी। थर्ड पॉइंट है सही वित्तीय स्थिति का प्रदर्शन। जो हमारा बैलेंस शीट होता है वो हमारी वित्तीय स्थिति का प्रदर्शन करता है, जो आर्थिक चिट्ठा होता है। अब आर्थिक चिट्ठा में हमारी स्थायी संपत्तियां दर्शाई जाती हैं। तो अगर यदि हम ह्रास की व्यवस्था नहीं करते हैं तो जो हमारी वित्तीय स्थिति में संपत्तियां दिखाई जाएंगी वो अपने वास्तविक मूल्य से कहीं ज्यादा मूल्य पर दिखेंगी, यानी उनका जो पुस्तकीय मूल्य होगा उनके वास्तविक मूल्य से अधिक होगा। तो हमको उसको एक्चुअल में लाने के लिए, यानी उसका वर्तमान में उस संपत्ति की क्या मूल्य है उसको ज्ञात करने के लिए हमको ह्रास की आवश्यकता पड़ेगी, यानी ह्रास लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा, सही वित्तीय स्थिति का ज्ञान, यानी हमारी जो आर्थिक चिट्ठे में जो हमारी संपत्तियों की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है आर्थिक चिट्ठा, वो सही प्रदर्शित करे, वो आर्थिक चिट्ठे में इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ह्रास लगाने की आवश्यकता। यदि हम संपत्तियों पर ह्रास नहीं लगाते हैं तो हमारा जो वित्तीय स्थिति संपत्तियों को प्रदर्शित करेगा वो अधिक प्रदर्शित करेगा अपने एक्चुअल से। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है संपत्ति के पुनः स्थापन की व्यवस्था हेतु। संपत्ति के पुनः स्थापन की व्यवस्था होती है। हम जानते हैं कि स्थायी संपत्तियों का जीवन एक सीमित काल तक होता है, केवल भूमि को छोड़ दिया जाए तो एक निश्चित अवधि के बाद जो हमारी संपत्ति होती है उसकी पुनः स्थापना करनी पड़ती है, यानी जो पुरानी होती है उसको हटा करके नई को हमको लगानी पड़ती है। तो उस पैसे की व्यवस्था करने के लिए, उस पूंजी की व्यवस्था करने के लिए भी हमको ह्रास लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। हम ह्रास लगाएंगे तो निश्चित तरह से एक ह्रास काटेंगे, उस ह्रास की राशि को एक संचय बना करके या कहीं अन्य विनियोजित करके हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं। और जैसे ही हमारी संपत्ति का जो वास्तविक मूल्य है वो नगद के बराबर हो जाता है तो हम उसकी स्क्रैप को बेच करके और उससे भी कुछ पैसा कलेक्ट करके और जो हम पहले से संचय या इन्वेस्ट किए हैं उसको ले करके एक नई संपत्ति की स्थापना आसानी से कर सकते हैं। तो चौथा पॉइंट जो था संपत्ति के पुनर्स्थापन की व्यवस्था, इसको भी हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट है ह्रास की वैधानिक आवश्यकता। अब देखिए, ह्रास की जो व्यवस्था करनी है वो वैधानिक भी है। अब कंपनी अधिनियम, जो कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट, ठीक है, जो कंपनी एक्ट है वो 2013, कंपनी एक्ट 2013 कहता है कि कंपनियों को ह्रास की व्यवस्था करना अनिवार्य है, यानी लाभ का वितरण करने के पूर्व कंपनियों को ह्रास की व्यवस्था करनी भी आवश्यक है। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो जो उनका लाभ हानि
खाता होगा, लाभ हानि वितरण जो किया जाएगा वो सही नहीं होगा। ठीक है, अगला है आयकर संबंधी छूट। आयकर संबंधी छूट प्राप्त करना। तो भारतीय आयकर अधिनियम 1961, ठीक है, भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार व्यवसायियों को आयकर में छूट का प्रावधान है, यानी यदि आप कुछ ह्रास दिखाते हैं संपत्तियों पर तो उस ह्रास की राशि पर हम छूट प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा चीज, यदि हम इस पर ह्रास नहीं लगाते हैं तो हमारा शुद्ध लाभ जो है थोड़ा सा अधिक होगा, तो लाभ अधिक होगा, तो लाभ अधिक होगा तो अधिक हमको कर भी देना पड़ेगा। तो इन दोनों को भी दृष्टिगत रखते हुए हमको आयकर संबंधी छूट प्राप्त करने के लिए भी हमको ह्रास की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार हम लोगों ने कुल 6 पॉइंट को देखा ह्रास लगाने के उद्देश्य या ह्रास लगाने की आवश्यकता में। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो था यहाँ पे सही उत्पादन लागत ज्ञात करना। संक्षिप्त में इसको देख लेते हैं एक बार। सही उत्पादन लागत ज्ञात करना यानी उत्पादन की एक्चुअल लागत ज्ञात करने के लिए। दूसरा है सही आय का निर्धारण, यानी हमारी जो आय है वो वास्तविक कितनी है उसके लिए हमको ह्रास की आवश्यकता पड़ेगी। तीसरा है सही वित्तीय स्थिति का प्रदर्शन, तो चिट्ठी में जो हमारी वित्तीय स्थिति है वो सही प्रदर्शित हो, इसके लिए भी ह्रास की आवश्यकता है। चौथा है संपत्ति के पुनः स्थापन की व्यवस्था, यानी नई संपत्ति को लगाने के लिए भी हमको ह्रास की व्यवस्था करनी पड़ेगी। पांचवा है ह्रास की वैधानिक आवश्यकता। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार ये आवश्यक है, यानी हमको स्थायी संपत्तियों का ह्रास लगाना ही लगाना। फिर लास्ट है आयकर संबंधी छूट प्राप्त करना। तो यह है भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार इस पर छूट की व्यवस्था है और छूट को प्राप्त करने के लिए भी हमको ह्रास लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार के इस चार्ट में हम लोगों ने ह्रास के उद्देश्य या ह्रास की आवश्यकता को देखा। अब इस आधार पर जो प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं वो ये हो सकते हैं कि ह्रास लगाने के क्या उद्देश्य हैं या ह्रास लगाने की क्या आवश्यकता है। ये तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आ सकता है, लघु उत्तरीय प्रश्न में या अति लघु उत्तरीय प्रश्न में इस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं कि सही उत्पादन लागत ज्ञात करने के लिए ह्रास की कैसे आवश्यकता पड़ती है। इन सभी पॉइंटों में से कोई भी पॉइंट लिख करके आपको 1 नंबर या 2 नंबर वाले प्रश्न या 5 नंबर वाले प्रश्न को दे सकता है। तो इसको आप अगर समझे रहेंगे तो 5-7 क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, चाहे वो दीर्घ में आए चाहे वो लघु में आए। तो 11 की सेकंड टर्म की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप अगर यदि वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।